हेलो एवरीवन, ये मॉडल पेपर है जो जैक बोर्ड 10th के साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो कि कोडरमा प्रशासन की ओर से रिलीज किया गया था। और इनसे उन्होंने कहा लगभग 90% क्वेश्चन आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए पहले सेट 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पे सारा हिंदी में है, बट मैं इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन है जल, वाटर, कांच, ग्लास, प्लास्टिक, और ऑप्शन नंबर डी है मिट्टी। तो यहाँ पे वाटर से भी रिफ्रैक्शन होता है, कांच से भी रिफ्रैक्शन होता है, ग्लास से भी और प्लास्टिक से भी रिफ्रैक्शन होता है। तो इन तीनों से लेंस बनाना पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। सॉइल से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है, ये हमने 8 क्लास में पढ़ा था कि लाइट ट्रैवल ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अगला सवाल है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। दैट मीन्स यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो हम सभी को पता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से अपवर्तन के नियम से कि परावर्तन कोण सदैव अपवर्तन कोण के बराबर होता है। डेट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आई 60 है तो आर भी कितना हो जाएगा 60, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला सवाल है, यहाँ पे पानी गलत लिखा है। ठीक है, पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। ठीक है, जो इस तरह से जो बना हुआ होता है, यहाँ पे बनाते हैं इस तरह से। यहाँ पे कोई पेंसिल अगर रखेंगे तो यहाँ पे अगर पानी है तो पानी में यह पेंसिल कैसे नज़र आएगा, हमें टेढ़ा। ठीक है, पानी में ये पेंसिल कैसे नज़र आएगा, टेढ़ा नज़र आएगा, बेंड नज़र आएगा। ये बेंड नज़र आने का कारण क्या है, तो बेंड नज़र आने का कारण है अपवर्तन के कारण, ड्यू टू कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण ये पेंसिल आपको बेंड नज़र आएगी। अगला सवाल है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू किसी मीडियम में कितना होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू होता है वो हमने पढ़ा है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, देयर मीन्स यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, नॉट एयर, वैक्यूम और एयर में लाइट का स्पीड सेम होता है, ये वेलोसिटी सेम होता है। दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। अगला सवाल है, मानव नेत्र अभिनेत्र लिख दिया है कि लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने पर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकते हैं। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो ऐसा हो पाने का कारण समंजन है। ठीक है, ऐसा होने का कारण क्या है, समंजन है। अगला सवाल है, नेत्र के आगे का उभरा भाग रहता है जिसे कहते हैं। तो नेत्र का जो आगे वाला जो लेयर होता है, उभरा हुआ जो लेयर होता है, उस लेयर को क्या कहते हैं। तो उस लेयर को हम स्वच्छमंडल और कॉर्निया। ठीक है, तो यहाँ दोनों कहते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला सवाल है, नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर
आईबॉल का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, आईबॉल का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष होगा, कौन सा आपको आँख में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे होगा आपका निकट दृष्टि दोष, मतलब आपको दूर की चीज़ नहीं दिखेगी, ठीक है, शॉर्ट साइटनेस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। और यदि आईबॉल छोटा हो जाए, यदि आईबॉल का लेंथ डिक्रीज कर जाए, आईबॉल का लेंथ डिक्रीज कर जाए, तो आपको कौन सा बीमारी होगा, दीर्घ दृष्टि दोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस, ठीक है। अगला सवाल है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। कॉनकेव मतलब कॉनकेव लेंस से कौन सा दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, तो निकट दृष्टि दोष को, शॉर्ट साइटनेस को, ठीक है, कौन सा, शॉर्ट साइटनेस को, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला सवाल बोला है, अगला जो सवाल है वो सवाल है ये है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। पार्श्व क्रम का मतलब होता है, पार्श्व क्रम का मतलब होता है इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दैट मीन्स, तो यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn, दैट मीन्स n नंबर ऑफ रजिस्टर तक रहेगा तो इतना। तो 1/Rp इज इक्वल टू, हम इन यहाँ पे सभी प्रतिरोध दैट मीन्स सभी रेजिस्टेंस का मान बैठाते हैं, तो R1 कितना है 2, 1/R2 कितना है 3 और 1/R3 कितना है तो 6। अब नीचे के एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, यहाँ हो जाएगा 2 3 6 में 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट मीन्स 6/6 इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1/Rp इज इक्वल टू 1/1, और इसको फिर से हम पलटी कर देंगे Rp, तो ये हो जाएगा 1 ओम, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 ओम। अब सेम क्वेश्चन को अगर बोलता कि सीरीज में जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ने पर क्या होता, Rs इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते थे, 2 + 3 + 6, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5 6 11 ओम होता, ठीक है, अगर सीरीज में बोलता। और यहाँ पे किस में बोला, पार्श्व क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में नहीं बोला गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 12 1 ओम। अगला जो सवाल है, फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है। तो फ्यूज को हम, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसको विद्युत युक्ति बोलते हैं, उसमें कौन से कॉम्बिनेशन में हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो इसको हम लोग कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगला सवाल है, अभिक्रिया 2NO + C + 2N + CO में C का उपचयन हो रहा है, अपचयित, C अपचयित पदार्थ है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C का उपचयन हो रहा है, ठीक है, उपचयन हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, ठीक है, उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है।
अगला सवाल है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिसमें बुझा हुआ चूना दैट मीन्स चूना में पानी डाल देना, ठीक है। चूना में पानी डाल देने पर तो हम उस पर बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है वो CA होल OH का होल 2 दैट मीन्स CaOH2, और इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना का अगर रासायनिक नाम भी पूछेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और रासायनिक फॉर्मूला CaOH2 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C। अगला जो सवाल है, निम्न में कौन संचारण का उदाहरण है। संचारण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कोरिजन। तो कौन सा संचारण का उदाहरण, लोहे की वस्तु में जंग लगना, चांदी का काला होना, तांबे की वस्तु का हरा होना या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए संचारण का एक्चुअल मीनिंग होता है, संचरण का एक्चुअल मीनिंग होता है किसी भी धातु में उसके ऊपर एक लेयर बैठ जाती है, ठीक है। उसके ऊपर में एक लेयर बैठ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचारण। तो देखिए ये लोहे में वस्तु में जंग लगना, उसके ऊपर भी लेयर बैठ गया, चांदी का काला होना, उसके ऊपर भी लेयर बैठ, तांबा का हरा होना, वो भी एक लेयर उस पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यहाँ पे लोहे का जंग लगना नहीं मारना है, ठीक है। सभी यहाँ संचारण कोरिजन का एग्जाम्पल है। अब लोहे का जंग लगना को क्या बोलते हैं, तो लोहे का जंग लगना को बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। लोहे का जंग लगना को बोलते हैं रस्टिंग। अगला है रंध्रीय सूचक क्या है। यहाँ रंध्रीय सूचक ना होके ये होगा गंधीय सूचक, ठीक है। ये होगा गंधीय सूचक। तो दैट मीन्स इसमें एसिड और बेस मिलाने पर क्या इफेक्ट होगा, तो इसके स्मेल में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो स्मेल में चेंज आ जाएगा, तो अगर वैनिला में भी चेंज आएगा, लौंग के तेल में भी चेंज आएगा, प्याज में भी चेंज आएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। गंधीय सूचक क्या है, तो गंधीय सूचक उदाहरण क्या है, तो उपयुक्त सभी। अगला सवाल है सोडियम लवण का परिवार है। सोडियम लवण का परिवार है, तो NaCl भी सोडियम लवण का परिवार है, जो कि इसको हम लोग खाने का नमक बोलते हैं, खाने वाला नमक है। और ये भी आपका नमक का ही एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। अगला सवाल है, एक मिनट, अगला जो सवाल है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दैट मीन्स टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, इमली में साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ये वहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर भी हम दो ऑप्शन देख लेते हैं। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में होता है, सही है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत कौन है, ऑप्शन नंबर बी। और जो आपको गलत ढूंढना बोला था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एंटा एसिड का उदाहरण क्या है, ठीक है। एंटा एसिड का एग्जांपल बोला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है, यस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटा एसिड है। बेकिंग सोडा, सोडा किसी जब एसिडिटी होता है तो हम सोडा भी खाते हैं, ठीक है, ये भी एग्जांपल है, तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, तो कौन सा धातु ऊष्मा का कुचालक है, तो लेड ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है। आयोडीन चमकीला अधातु है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, और ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक। दैट मीन्स आयोडीन एक लस्टर नॉन मेटल है, तो ये सही है, ठीक है। एक लस्टरियस नॉन मेटल है। हीरा सबसे ठोस पदार्थ है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके बाद गैलियम और सोडियम का गलनांक बहुत कम है, तो गैलियम और सोडियम का गलनांक ये बहुत, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, तो ये ऑप्शन सही है। और यहाँ क्यों सही है, सही होने का कारण है ग्रेफाइट
इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जो कि यहाँ पे गलत दिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो सवाल है, इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो कौन सा है, तो आपने रिएक्टिव सीरीज पढ़ा होगा, और रिएक्टिव सीरीज में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु वो है पोटासियम। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन से धातु जल के साथ अभिक्रिया, लेड भी नहीं करती है, कॉपर भी नहीं करती है, सिल्वर भी नहीं करती है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सिनबार किस धातु का अयस्क है, मतलब कि सिनबार जो है वो कौन सा मेटल का ओर है। ठीक है, कौन सा मेटल का ओर है, कौन सा मेटल का ओर है, मर्क्यूरी। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी